मैं दीपक मिश्रा अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम तैयारी कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ यानी कि जीएस में हम देख रहे हैं एंसेंट इंडियन हिस्ट्री। और एंसेंट इंडियन हिस्ट्री में आज हम जिस चैप्टर को देखेंगे वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 यानी कि मगध साम्राज्य। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पिछले वीडियो में हमने बात की थी महाजनपद के बारे में, जिनमें हमने देखा कि किस प्रकार षोडश महाजनपद थे, उनकी राजधानी, उनकी उत्पत्ति वगैरह वगैरह। ये जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध। मगध जो है इसने धीरे धीरे करके आसपास के सभी महाजनपदों को युद्ध में पराजित किया और एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। ये जो मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य का वर्तमान क्षेत्र जो था ये दक्षिणी बिहार था। दक्षिणी बिहार कहने का मतलब है आज का जो गया और पटना जिला है ये उस समय का मगध साम्राज्य कहलाता था। मगध साम्राज्य की राजधानी जो थी इसका नाम था गिरिब्रज। इसी गिरिब्रज को आज राजगीर के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में कहा जाने वाला गिरिब्रज बाद में राजगृह और आज का आधुनिक राजगीर कहलाया। ये जो गिरिब्रज था इसको उस जमाने का अभेद्य दुर्ग माना जाता था, यानी इसकी सीमाएं इतनी ज्यादा सुरक्षित थी कि इस पर आक्रमण करना या इसको भेद पाना बिल्कुल नामुमकिन था। क्यों? क्योंकि ये जो गिरिब्रज थी इसकी सामरिक स्थिति विशेष थी। ये जो था ये 3 और 3 नदियों से घिरा हुआ था। अभी आगे हम एक ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे। और साथ ही जो इसका चौथा हिस्सा था, ये चौथा हिस्सा जो था ये विंध्याचल की पहाड़ियों से, विंध्याचल की 5 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ था, जिसके फलस्वरूप चारों तरफ से कहीं से भी आक्रमण करना इसमें संभव नहीं था। इसलिए गिरिब्रज को एक अभेद्य दुर्ग माना जाता था और 5 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण ही इसका नाम गिरिब्रज था। गिरिब्रज अर्थात जो पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है इसे कहा जाता था गिरिब्रज। तो आइए देखते हैं मगध की सामरिक स्थिति। मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी गिरिब्रज, ये 3 और 3 नदियों से घिरी हुई थी। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हैं, इसके उत्तर में गंगा नदी थी, यानी इसकी उत्तरी सीमा गंगा नदी द्वारा सुरक्षित थी। इसकी जो पश्चिमी सीमा थी, इसकी पश्चिमी सीमा सोन नदियों के द्वारा सुरक्षित थी और इसके उत्तर पूर्व में चंपा नदी थी और इसके दक्षिण में थी विंध्याचल की 5 पहाड़ियां। इस प्रकार हम देखते हैं कि मगध इन जो सीमाओं के बीच में बिल्कुल सुरक्षित था, जिस पर आक्रमण करना उस समय लगभग असंभव था, जिसने मगध को एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावे 16 महाजनपदों में से सिर्फ मगध ही एकमात्र शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा और इससे साम्राज्य की गरिमा प्राप्त करने या गौरव प्राप्त करने का अवसर हुआ। इसके पीछे बहुत सारे कारण उत्तरदायी थे, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण था कि यहाँ के शासक अत्यंत महत्वाकांक्षी थे। अभी हम देखेंगे कि मगध साम्राज्य के जितने भी शासक हुए इनमें महत्वाकांक्षा कूट कूट कर भरी हुई थी। षोडश महाजनपदों में एक जनपद होते हुए भी इनकी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, लालसाएं अनंत थी, जिसने इन्हें मगध को एक साम्राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा, गिरिब्रज की सामरिक स्थिति। गिरिब्रज की सामरिक स्थिति आप अभी देख चुके हैं कि इसकी सीमाएं कितनी सुरक्षित थी। 3 ओर से नदियों से घिरा हुआ था और चौथे तरफ जो था ये विंध्याचल की पहाड़ियों से। इसने भी मगध को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित होने में मदद प्रदान की। इसके अलावे आसपास के क्षेत्रों में लोहे की उपलब्धता, विशेष करके जो झारखंड क्षेत्र था यहाँ से लोहे प्रचुर मात्रा में मिले थे, जिसके कारण अभी बाकी महाजनपद जो है ये टीन और कांसे के हथियारों का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन मगध साम्राज्य के लोग जो थे ये लोहे का प्रयोग करने लगे और लोहे से बने हथियार जो थे ये काफी ज्यादा मजबूत होते थे और जिसके कारण जो बाकी महाजनपद थे वो मगध के सामने युद्ध में नहीं टिक सके। और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था ये था गंगा और सोन नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि। ये जो गया और मगध वाला क्षेत्र था इस समय गंगा और सोन नदियों के दोआब में स्थित था, जिसके फलस्वरूप काफी उपजाऊ भूमि थी। उपज के कारण कर ज्यादा प्राप्त होता था, फलस्वरूप ये क्षेत्र जो था समृद्ध था और किसी भी राज्य को जो है समृद्ध बनाने में या शक्तिशाली बनाने में आर्थिक स्थिति या वाणिज्य व्यवसाय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उसकी अनुकूल दशाएं जो थी ये मगध में उपलब्ध थी, जिसके कारण मगध का उत्कर्ष जो है ये एक साम्राज्य के रूप में हुआ और बाकी जो महाजनपद थे इनको पीछे छोड़ते हुए प्रतिस्पर्धा में मगध जो है ये भारत के पहले साम्राज्य के रूप में गौरव को प्राप्त
कर सका। आइए अब बात करते हैं मगध के प्रमुख राजवंश, संस्थापक और विभिन्न वंशों के अंतिम शासकों की। तो मगध साम्राज्य के जो राजवंश हैं इन्हें याद करने का ट्रिक है, मैंने एक एनिमेशन के माध्यम से इसे दर्शाने का प्रयास किया है, आप लोग देखिए और ट्रिक को याद कर लीजिए। चूंकि एक राजवंश, संस्थापक और अंतिम शासक से प्रश्न मैचिंग के लिए आते हैं। तो राजवंशों का क्रम है हसी, नाम, शुक, सा। हसी, नाम, शुक, सा। ह से हो जाएगा हर्यक वंश, सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश, ना से हो जाएगा नंद वंश, म से हो जाएगा मौर्य वंश। शुक, सा से हो जाएगा, सु से हो जाएगा शुंग वंश, क से हो जाएगा कन वंश और सा से हो जाएगा सातवाहन वंश। यहाँ पर ना और म है ना, नाम के बीच में सिकंदर का भारत अभियान है, इस पे हम लोग बाद में बातचीत करेंगे। तो ये हो गया राजवंशों को याद करने का क्रम, हसी, नाम, सुक, सा। तो हसी, नाम, सुक, सा। अब आते हैं इन वंशों के संस्थापक। संस्थापकों को याद करने का ट्रिक है विषिम, चंपू, वासी। विषिम, चंपू, वासी। वी से बिंबिसार, शी से शिशुनाग, म से महापद्मनंद, फिर च से चंद्रगुप्त मौर्य, पू से पुष्यमित्र सुंग, वा से वासुदेव और सी से सिमुका। तो ये हो गया विषिम, चंपू, वासी, यानी हसी, नाम, सुकसा और विषिम, चंपू, वासी। यानी हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, कन वंश के संस्थापक वासुदेव और सातवाहन वंश के संस्थापक जो है ये है सिमुका। आइए अब देखते हैं इन वंशों के अंतिम शासक। अंतिम शासक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका कोड है नानंद, वृंदे, सुश्री। नानंद, वृंदे, सुश्री। ना से नागदशक, न से नंदीवर्धन, ध से धननंद, व्री से वृहद्रथ, दे से देवभूति, शु से सुशर्मा या इसका दूसरा नाम सुशर्मन भी है, और श्री से है श्रीयक या श्रीहर्ष। यानी कि हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन, नंद वंश का अंतिम शासक धननंद, मौर्य वंश, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति, कन वंश के अंतिम शासक सुशर्मन और सातवाहन वंश के शासक है सीयक या श्रीहर्ष। आइए अब हम बात करते हैं वेदों में मगध के बारे में प्राप्त जानकारी। वेद जो है ये मानव जाति का प्रथम ग्रंथ है, इसमें मगध के बारे में क्या लिखा हुआ है। मगध का जो प्राचीन नाम है, मगध के कई प्राचीन नाम मिले हैं, जैसे मगधपुर, वृहद्रथपुर, वसुमती, कुशाग्रपुर, बिंबिसारपुर आदि। ऋग्वेद में इस क्षेत्र को कहा गया है किराट प्रदेश या कीकट प्रदेश। तो जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद, इसमें इसे किराट प्रदेश या कीकट प्रदेश के नाम से जाना गया है। और इसमें यह भी विदित है कि यहाँ का जो शासक था, यहाँ के शासक का नाम था प्रमगंध। यजुर्वेद जो वेद है, इस वेद में भी यहाँ पर रहने वाले भाटों यानी जनजातियों का वर्णन किया गया है। यानी यजुर्वेद में यहाँ पर रहने वाले जनजातियों के रूप में भाटों का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद की एक प्रार्थना में कहा गया है कि यह बीमारी मगध को जाए। यानी अथर्ववेद में जो जादू टोना तंत्र मंत्र से संबंधित वेद है, इसमें एक प्रार्थना में घातक बीमारियों को मगध में जाने के लिए प्रार्थना में श्लोक रचे गए हैं। यानी मगध जो है ये बहुत ही प्राचीन काल से अस्तित्व में रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मगध के सबसे आदि राजवंश की, जिसका नाम है बाहेद्रथ वंश या वृहद्रथ वंश। आदि राजवंश हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी ऐतिहासिकता प्रमाणिक नहीं है और रामायण महाभारत आदि से इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसीलिए हम लोगों ने जो इससे पहले मगध साम्राज्य का जो वंशों का जो कोडिंग किया है,
हसी नाम सुक्सा वाला, तो उसमें हमने बाहेद्रत वंश को सम्मिलित नहीं किया है। हालांकि कुछ पुस्तकों में बाहेद्रत वंश से ही शुरू करता है, परंतु इसकी ऐतिहासिकता को लेकर के संदेह की स्थिति बनी है, इसीलिए मैंने अपने नोट्स में इससे शुरू नहीं किया है। फिर भी इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो इसीलिए हम इसे मगध के आदि राजवंश या बाहेद्रत वंश के रूप में देखेंगे। तो ये जो था, ये मगध का आदि राजवंश था। रामायण जो है, रामायण के अनुसार गिरिब्रज की स्थापना की थी वसु ने, और ये जो वसु था, वसु का ही पुत्र था बृहद्रथ, और इसी बृहद्रथ ने मगध में जिस राजवंश की स्थापना की वह कहलाया बाहेद्रत वंश या बृहद्रथ वंश। इनकी राजधानी थी गिरिब्रज। महाभारत जो था, महाभारत में आपने एक राजा का नाम सुना होगा, एक किंवदंती, एक किस्सा आपके दिमाग में होगा कि महाभारत के भीम थे जिन्होंने जरासंध को दोनों पैरों को चीर कर उसका वध किया था। तो वो जो जरासंध थे, वो जरासंध जो थे ये गिरिब्रज राजगृह या मगध के ही राजा थे, और ये जो राजा बृहद्रथ थे ये बृहद्रथ के ही पुत्र थे, और मल्ल युद्ध में भीम के हाथों मारे जाते हैं। ये जो आदि राजवंश है बाहेद्रथ वंश, इस वंश के अंतिम शासक का नाम था रिपुंजय। रिपुंजय जो था ये एक अयोग्य शासक था, एक योग्य नहीं था, और प्रजा काफी परेशान थी इसके शासनकाल में। तो ऐसी स्थिति में इसी के एक सामंत यानी रिपुंजय के ही एक सामंत जिसका नाम था पुलिक, उस पुलिक ने रिपुंजय की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद अपने पुत्र को मगध का शासक बनाया। यानी रिपुंजय ने मार दिया, रिपुंजय को मार दिया उसके सामंत पुलिक ने, और अपने पुत्र को शासक बना दिया। इसी बीच एक और सामंत था जिसका नाम था भट्टिय। इस भट्टिय नाम के सामंत ने जो पुलिक था, इस पुलिक के पुत्र की हत्या कर दी, और इसके स्थान पर अपने पुत्र को शासक बनाया, और जिसको शासक बनाया उसका नाम था बिंबिसार। यानी कि यहाँ पे दो बातें हैं, देखिए। पहला जो था कि ये बाहेद्रथ वंश का अंतिम शासक था रिपुंजय। रिपुंजय की हत्या एक सामंत ने कर दी जिसका नाम था पुलिक, और पुलिक ने अपने पुत्र को राजा बनाया। एक दूसरा सामंत था जिसका नाम था भट्टिय। भट्टिय ने इस पुलिक के पुत्र की यानी पहले वाले सामंत के पुत्र की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद अपने पुत्र बिंबिसार को मगध का शासक बनाया। बिंबिसार की गद्दी पर बैठते ही मगध में जिस राजवंश की स्थापना हुई उस राजवंश को कहा जाता है हर्यक वंश। आइए अब हम शुरू करते हैं मगध का पहला राजवंश या पहला विधिवत जो ऐतिहासिक राजवंश है हर्यक वंश या पितृहंता वंश। इसका काल 544 से लेकर 412 ईस्वी पूर्व को माना जाता है, और पहले शासक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त है वो है महाराज बिंबिसार। बिंबिसार का जो कार्यकाल रहा या शासनकाल रहा ये रहा 544 से लेकर 492 ईस्वी पूर्व तक। तो आइए शुरू करते हैं हर्यक वंश, पहले शासक बिंबिसार। बिंबिसार के पिता का नाम था वीर सामंत भट्टिय। इनका उपनाम था श्रेनिक। इनको श्रेनिक इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये बुद्ध के समकालीन थे, कंटेम्पररी थे। बुद्ध के समकालीन होने के कारण ही बिंबिसार को श्रेनिक कहा जाता है। मत्स्य पुराण में बिंबिसार की एक और उपाधि मिलती है जिस जो है क्षेत्रोजल, यानी मत्स्य पुराण के अनुसार बिंबिसार की उपाधि है क्षेत्रोजल। बिंबिसार जो है ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी बिंबिसार बौद्ध मतावलंबी थे। बिंबिसार जब गद्दी पर बैठे तो बिंबिसार के सामने काफी समस्याएं थी। मगध इस समय एक बहुत शक्तिशाली महाजनपद नहीं था। इसके आसपास के महाजनपद जो थे इनके आक्रमण का खतरा था। साथ ही साथ साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के साथ साथ इसके विस्तार की चुनौती भी बिंबिसार के पास में थी। अतः बिंबिसार ने इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई। इसने आसपास के जो राजे महाराजे शक्तिशाली थे उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, और इस तरह से अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। तो आइए देखते हैं बिंबिसार के वैवाहिक संबंध। बिंबिसार की जो बीवियां थी या पत्नियां थी, इनमें पहली पत्नी का नाम था चेलन्ना। ये जो चेलन्ना थी ये इस समय के सबसे शक्तिशाली गणराज्य वज्जी संघ के लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री थी। लिच्छवी नरेश चेतक की 7 पुत्रियां थी। 7 पुत्रियों में यह सबसे छोटी थी,
और इसी चेलन्ना से बिंबिसार को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम था अजात शत्रु। यानी ये बिंबिसार की पत्नी चेलन्ना है और साथ ही साथ अजात शत्रु की माता भी थी। महावीर स्वामी की जो माता थी त्रिशला, ये इसी लिच्छवी वंशी शासक चेतक की बहन थी। यानी चेलन्ना जो है ये चेतक की पुत्री थी और महावीर स्वामी की माता त्रिशला जो थी ये वज्जी संघ के नरेश जो है ये चेतक की बहन थी। अगली जो इनकी पत्नी थी, दूसरी पत्नी, इसका नाम था महाकोशला देवी या कौशल देवी। ये महाकोशला देवी या कौशल देवी जो थी ये कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। अब इससे विवाह करने के परिणाम स्वरूप बिंबिसार को काशी प्रांत दहेज में मिला था। काशी जो था ये इस समय काफी उपजाऊ प्रदेश था और काफी जो है समृद्ध प्रदेश था। यहाँ से 1 लाख का राजस्व जो है ये प्रति वर्ष मगध को प्राप्त होता था। बिंबिसार की तीसरी पत्नी का नाम था खेमा, कहीं कहीं पर यह क्षेमा लिखा हुआ भी मिलता है। ये मद्र देश की राजकुमारी थी। मद्र देश यानी लगभग पंजाब के आसपास के क्षेत्र की ये राजकुमारी थी। बिंबिसार की चौथी पत्नी का नाम था आम्रपाली। आम्रपाली वही आम्रपाली है जो बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला थी। ये अति सुंदरी, अति रूपवान और गुणवान थी। ये जो थी ये मगध की एक गणिका थी और बिंबिसार और आम्रपाली से ही जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था जीवक। ये प्रकांड वैद्य थे और बिंबिसार के राज वैद्य भी थे। इस प्रकार बिंबिसार ने जहां तक संभव हो सका वैवाहिक संबंधों के द्वारा बिना लड़े अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित कर लिया और आसपास के जो राजा बच गए थे उनके साथ अपने अच्छे व्यवहार के साथ उनको अपना मित्र बना लिया। इसी समय एक अवंती का राजा था, बहुत ही खतरनाक राजा था जिसका नाम था चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत बिंबिसार के लिए बहुत बड़ी समस्या बना हुआ था। इत्तफाकन इस समय चंड प्रद्योत को पीलिया या जॉन्डिस नाम की बीमारी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में बिंबिसार ने उसके उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा और जीवक ने उसका जो जॉन्डिस बीमारी थी, पीलिया रोग था, उसे ठीक कर दिया। इससे जो चंड प्रद्योत है ये आजीवन फिर बिंबिसार का मित्र बना रहा और कभी भी दोनों के बीच में कोई युद्ध नहीं होता है। ये तो हो गए बिंबिसार के अच्छे व्यवहार और वैवाहिक संबंध। लेकिन बिंबिसार ने एक शासक के साथ अपने जीवन काल में युद्ध किया और उसे अपने राज्य में मिलाया, उसके महाजनपद को। ये महाजनपद जो था इसका नाम था अंग। बिंबिसार ने अंग के शासक जो थे ब्रह्मदत्त के साथ युद्ध किया और युद्ध में विजयश्री प्राप्त की और अंग को मगध में मिला लिया। और अंग के सूबेदार के रूप में बिंबिसार ने अपने पुत्र अजात शत्रु को नियुक्त किया। बिंबिसार के काल में ही जो गौतम बुद्ध थे एक बार बहुत भयानक रूप से बीमार पड़े। तो ऐसी स्थिति में गौतम बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। साथ ही साथ गौतम बुद्ध को बिंबिसार ने उदारता दिखाते हुए वेलुवन उपवन दान में दिया था। ये 2 प्रश्न काफी हिट हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था और साथ ही साथ बुद्ध को वेलुवन उपवन उपहार में दिया था। अब बिंबिसार की मृत्यु जो है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ स्रोतों के अनुसार बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दी थी, परंतु जो जैन स्रोत है, जैन स्रोत अजात शत्रु को अपने पिता का हत्यारा नहीं मानते हैं। पहले हम जैन स्रोत की ही बात कर लेते हैं। बिंबिसार जो है ये बिंबिसार अपने पुत्र अजात शत्रु को ही मगध का राजा बनाना चाहता था, परंतु बिंबिसार जो है ये बिंबिसार ने अंग को जीतने के बाद अजात शत्रु को अंग का सूबेदार नियुक्त कर दिया था और युवराज पद पर या यूं कहें कि उपराजा के पद पर, जो मगध का उपराजा था या गिरिब्रज का था, ये बनाया था अपने पुत्र दर्शक को। लेकिन राजा बनाना वो चाहता था अजात शत्रु को ही। लेकिन इसी बीच कानाफूसी होती है, षड्यंत्र होते हैं और षड्यंत्रों के फलस्वरूप अजात शत्रु को यह सूचना मिलती है कि बिंबिसार जो है वो उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को राजा बनाना चाहता है। ऐसी स्थिति में बिंबिसार अपनी सेना के साथ मगध पहुंच जाता है और अपने पिता जो है बिंबिसार को गिरफ्तार कर लेता है, गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है।
ऐसी स्थिति में जब उसे भान होता है या पता चलता है कि बिंबिसार जो है उसी को राजा बनाना चाहता था, तो उसे आत्मग्लानि होती है और वो अपने पिता से मिलने के लिए जेल में ही या कारागार में जाता है। परंतु इस समय में बिंबिसार डरा हुआ था, उसे लगता है कि अजातशत्रु उसे मारने के लिए आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह स्वयं आत्महत्या कर लेता है। ऐसा जैन स्रोतों में लिखा हुआ है। यानी जैन स्रोत जो है ये अजातशत्रु को अपने पिता का हत्यारा नहीं मानती है, बल्कि इसके अलावे जो अन्य स्रोत हैं, अन्य स्रोत जो है ये मानते हैं कि अजातशत्रु ने अपने हाथों से ही अपने पिता की हत्या कर दी थी। वास्तव में अब ये जो दूसरा मत है इसको भी देख लेते हैं। तो इस दूसरे मत के अनुसार बिंबिसार के हत्या के पीछे एक प्रेम है, और ये प्रेम था बिंबिसार का जो साला था या बिंबिसार की पत्नी थी महाकोशला देवी। महाकोशला देवी का भाई था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की एक पुत्री थी अति सुंदरी जिसका नाम था वजीरा। इसी वजीरा से अजातशत्रु प्रेम करता था। अब अजातशत्रु अपने मामा की बेटी से प्रेम करता है, तो ये बात न तो प्रसेनजीत को पसंद थी और ना ही बिंबिसार को पसंद थी। संभवतः इसी टेंशन में आकर के अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी होगी। जैसे ही बिंबिसार की हत्या होती है, हत्या के बाद प्रसेनजीत जो होते हैं, प्रसेनजीत काशी ग्राम को वापस ले लेते हैं, और जैसे ही काशी वापस छीन लिया जाता है तो वैसे ही अजातशत्रु यानी कि मगध और कौशल दोनों के बीच में शत्रुता ठन जाती है, और काशी को लेकर के दोनों के बीच में काफी विवाद होते हैं, काफी युद्ध होते हैं। और इन युद्ध का जो अंतिम परिणाम होता है, जो अंतिम निर्णायक युद्ध होता है, इस अंतिम निर्णायक युद्ध में अजातशत्रु हार जाता है। लेकिन हारने के बावजूद वजीरा का विवाह जो होता है ये अजातशत्रु के साथ होता है, और जो काशी होता है ये काशी वापस दहेज में अजातशत्रु को ही दिया जाता है। तो ये थी बिंबिसार की मृत्यु की कहानी। तो बिंबिसार की हत्या, चूंकि ऐसा माना जाता है कि उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही कर दी थी, इसीलिए पिता का हत्यारा होने के कारण इस वंश को इतिहास में पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब देख लेते हैं शॉर्टकट में बिंबिसार के शासन प्रबंध पर। हम लोगों ने देखा कि बिंबिसार एक शांति प्रिय शासक था। वह अपने वैवाहिक संबंधों तथा अच्छे व्यवहार के द्वारा उसने मगध की सीमाओं की सुरक्षा की। न केवल मगध की सीमाओं की सुरक्षा की, बल्कि अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। यहाँ पे एक पॉइंट माइंड करने वाली यह है कि सिर्फ उसने अंग को युद्ध करके जीता था। इसे याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके शासनकाल में जो शासन प्रबंधन था, जो मैनेजमेंट था प्रशासन का, वो महामात्रों के हाथों में था। बिंबिसार का प्रसिद्ध वास्तुकार मतलब जो मकान के डिजाइन्स बनाते हैं वो, तो इस काल में जो बिंबिसार का प्रसिद्ध वास्तुकार था इसका नाम था महागोविंद। और बिंबिसार का जो प्रसिद्ध वैद्य था, इस प्रसिद्ध वैद्य का नाम आप जानते हैं, इसका नाम था जीवक। बिंबिसार के शासन काल में दंड नीति काफी कठोर थी। राजद्रोह करने वाले लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता था। इसके अलावे कठोर से कठोर दंड का प्रावधान था। आजीवन कारावास, हड्डी तोड़ना, पसली तोड़ना आदि दंड आम थे। न्यायाधीशों को इस काल में व्यवहारिक महामात्र के नाम से जाना जाता था। इस काल में जो न्यायाधीश होते थे वो कहलाते थे व्यवहारिक महामात्र। तो इसी के साथ में जो बिंबिसार का काल था, ये बिंबिसार का काल खत्म होता है। और इसी के साथ आज हम अपने इस वीडियो का द एंड यहीं पर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अजातशत्रु से आगे जाएंगे और मगध साम्राज्य के बाकी वंशों पर प्रकाश डालेंगे। तब तक इजाजत दीजिए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।